पिडोर को जरूरी काम था। कुछ देर बाद वो चला गया। यकदम तन्हाई का एहसास भर गया था। वो दोनों खामोशी से सीट की पुश्त से टेक लगाए बैठे थे। शबनम की निगाहें हर थोड़ी देर बाद अरसल के बेड का तवाफ करती हुई पहलू में बैठे हमाद पर आकर ठहर जाती। हमाद भाई, उसने होले से पुकारा, मगर वो खोया खोया सा बैठा रहा। टस से मस न हुआ, यूं जैसे ख्यालों की किसी दुनिया में जी रहा हो। शबनम खामोश हो गई और एक बार फिर गहरी नींद सोए अरसल को देखने लगी। दफ्तन हमाद की निगाहें भी होले से अरसल की जानिब उठी। तुम जानते हो ना, तुम्हारा भाई बचपन में भी इस कैफियत का शिकार हो चुका है। फिरोज हसन की कही गई बात अब तक उसकी समातों में गूंज रही थी। ये कब हुआ था? भैया जाने कब इस कैफियत का शिकार हुए थे। वो सोच सोच कर थक चुका था, मगर वो वक्त, वो लम्हा उसे याद ना आया। बाबा जानी ने भी एक बात कहकर अजीब मखमसे में मुब्तला कर डाला है। वो अपनी सोचों से परेशान होता खुद से हम कलाम हुआ और पता नहीं मारियाना कहाँ चली गई। ना कोई राब्ता किया, ना ही पैगाम भेजा। और अगर मैं और शबनम नहीं आते तो भैया परदेश में किस कदर तन्हा होते। सद शुक्र कि कुछ माह कबल ही हमारा यूरोप का वीजा अप्लाई करने पर मिल चुका था, वरना यूं बर वक्त भैया के पास पहुंचना मुमकिन नहीं होता। बेशक अल्लाह के हर काम में मसलहत पोशीदा है, मगर भैया का यूं शदीद ट्रॉमे का शिकार हो जाना, भला इसमें अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। वो सोचो विचार करता ज़हनी तौर पर थक चुका था। शबनम, मेरा मोबाइल संभालो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर मोबाइल शबनम के हवाले करता हुआ वॉशरूम में चला गया। शबनम हमाद के मोबाइल को अभी देख ही रही थी कि अचानक मोबाइल थरथरा उठा। स्क्रीन पर फारिया का नंबर जगमगा रहा था। शबनम ने नागवारी से उस नाम को देखा और कॉल मुनक़ता काट डाली। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद मोबाइल एक बार फिर बजने लगा। शबनम ने इस बार कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ही डाली। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए, उसने अजनबियत का मुजाहिरा किया। तुम शबनम बोल रही हो? दूसरी जानिब फारिया ने भी ताज्जुब से इस्तफसार किया। जी बोल रही हूँ, आप कहिए क्या बात है? शबनम ने सर्द मोहरी से दरियाफ्त किया। तुमसे क्या बात हो सकती है? हमाद से बात करवाओ। और ये तुमने उसका मोबाइल क्यों थाम रखा है? फारिया को उसका लहजा एक आंख ना भाया था। उसका लहजा साफ चुगली खा रहा था। वो फिल वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, आप कुछ देर बाद कॉल कर लीजिएगा। शबनम ने दो टोक अंदाज में जवाब देकर कॉल मुनक़ता काट डाली। एन उसी पल डॉक्टर अपने असिस्टेंट के हमरा अरसल के चेकअप की गर्ज से कमरे में दाखिल हुआ। शबनम ने मुस्तरिब अंदाज में वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर हमाद को डॉक्टर की आमद की इत्तला दी। हमाद कुछ ही पल में बाहर निकल आया। चेकअप के बाद वो डॉक्टर से अरसल की कैफियत के हवाले से सवाल करने लगा। उनकी ज़हनी हालत उस बात की गवाही देती है कि ये शदीद सदमे का शिकार हैं। तब ही अपने शऊर से यूं बेगानगी का इजहार कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप लोगों को उन्हें इस कैफियत से छुटकारा दिलाना होगा। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था। हमाद और शबनम पुरसोच अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में मेरी माँ के लिए इस कदर नफरत है ग्रैनी, मारियाना ने नम आलूद लहजे में कहा। तुम अभी भी गलत समझ रही हो मारियाना। सोफिया ने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं तुम्हें भी इस रविश पर चलता देख रही हूँ। उसे तो मैं टोकने का इख्तियार नहीं रखती थी, हाँ, मगर तुम्हें मैं जरूर रखूंगी, क्योंकि मारियाना तुम मेरी जान हो, मेरे खावर की आखिरी निशानी हो, उसकी याद हो। गुरैनी का लहजा इस बार कुछ धीमा था, मगर फैसला कुन अंसर अब भी शामिल था। कैसी गलती? बाबा को छोड़ने की गलती। बाबा का तो हादसे में इंतकाल हो चुका था, इसमें भला मम्मा की क्या गलती? वो सोफिया की वकालत करते हुए गोया हुई। खावर के इंतकाल के बाद सोफिया का उसके वादे का पास ना रखना, तुम्हें छोड़ जाना और खावर की मोहब्बत को सजा समझना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां हैं। वो बदगुमान हो गई थी। खावर से शादी उसे पछतावे में घेर रही थी। जब तक वक्त फूलों की तरह रहा तब तक वो बेहद खुश थी, मगर खावर की मौत के बाद वो आने वाली किसी आजमाइश में पूरी ना उतर सकी। और यही हाल मैं तुम्हारा देख रही हूँ। अरसल जो ही मुश्किल में गिरफ्तार हुआ, तुम्हारा दिल उससे बदगुमानी बांधने लगा। इसी वजह से तुम जिंदगी में पहली बार मुझे अच्छी नहीं लग रही मारियाना।
वो दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार हो चुकी थी। ग्रैनी ने अपनी खुफगी जताते हुए उसे खूब एहसास दिलाया था। पहली बार मारियाना को अपनी जल्दबाजी और बिला जवाज बदगुमानी का एहसास हुआ था। उसका सर शर्मिंदगी के एहसास से झुकता चला गया। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे अरसल से यूं बदगुमान होने की बजाय इस पल उसे इस कैफियत से निकालने में उसके घर वालों का साथ देना चाहिए। वो पशेमान सी एतराफ करते हुए बोली। देर आइद दुरुस्त आइद। ग्रैनी उस तमाम गुफ्तगू में पहली बार मुस्कुराई। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। मारियाना, तुम्हें उसके भाई से पूछना चाहिए कि बचपन की यादों के हवाले से, या वो बातें जिनसे अरसल की खास उनसियत हो। ग्रैनी ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। मैं भी यही सोच रही हूँ ग्रैनी। मारियाना भी मुत्तफिक हुई। वो दोनों हमारे घर आ जाएं तो तुम उन्हें ऐना और अरसल के ताल्लुक से भी आगाह कर सकती हो। शायद उनके हकीकत जानने के बाद कुछ बात बन जाए। ग्रैनी ने अहम नुक्ता उठाया। हाँ, ये मुमकिन है। इस हवाले से तो मैंने सोचा ही नहीं। मारियाना को उनकी बात काफी हद तक मुनासिब लगी। तुम्हारा मसला ही यही है कि तुम सोचती कम हो, और अगर ये काम करने लग भी जाओ तो सोचों की समत बेहद फजूल होती है। ग्रैनी ने हंसते हुए उसे छेड़ा। ग्रैनी, मारियाना ने हंसते हुए एहतजाजन सदा बुलंद की। हमाद भाई, फारिया की कॉल आई थी, तब ही डॉक्टर्स कमरे में आ गए। मैंने उन्हें बाद में कॉल करने का कह दिया। डॉक्टर के जाने के बाद शबनम ने सच झूठ की जरा सी आमेज़श के बाद फारिया की कॉल के हवाले से हमाद को आगाह किया। ठीक किया तुमने शबनम, मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे खाने के लिए। हमाद फिक्रमंदी से कहता कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही ग्रैनी मारियाना के हमरा अंदर दाखिल हुई। ओह मारियाना, आप, शुक्र है आप आ गई। शबनम खुश होते हुए बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ी। मुझे तो आना ही था यहाँ शबनम, इनसे मिलो, ये मेरी ग्रैनी है। मारियाना ने मुस्कुराकर शबनम को गले लगाते हुए ग्रैनी से मुतारफ करवाया। शबनम ने मुअद्दबाना अंदाज में उन्हें सलाम किया। खुश रहो बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? ग्रैनी ने सलाम का जवाब देकर उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। हमाद भाई बस काम से गए हैं बाहर, अभी आ जाएंगे, शबनम ने जल्दी जल्दी बताया। ग्रैनी शबनम से बातचीत के बाद अरसल की जानिब भाड़ गई। गहरी नींद सोया वो दुनिया जहां से बेनियाज उन्हें माजी की उस शाम की याद दिला गया, जब खावर हयात आंखें बंद किए कफन में लिपटे उनके सामने गहरी नींद सोए हुए थे। वो बेइख्तियार अरसल की जानिब से मुंह मोड़ गई। दफ्तन हमाद की भी उसी वक्त कमरे में आमद हुई। वो बर्गर और सैंडविच के बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुआ था। सामने मौजूद मारियाना और ग्रैनी को देखकर ठिठक गया। मारियाना ने आगे बढ़कर उसे ग्रैनी से मुतारफ करवाया। हमाद बेटा, मैं आप दोनों को अपने घर ले जाने आई हूँ, ग्रैनी ने छूटते ही कहा था। ग्रैनी, मैं कैसे जा सकता हूँ भैया को छोड़कर, वो भी इस हाल में? हमाद जुज़बुज़ हुआ। बेटा जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मारियाना को तुम लोगों से नहायत जरूरी बातें करनी है, अरसल के हवाले से, ग्रैनी ने राजदारी से कहा। तो हमाद के साथ साथ शबनम भी चौंक उठी। क्या मतलब? अरसल भैया के हवाले से कुछ खास बात? अरसल ने सवालिया निगाहों से ग्रैनी और मारियाना को देखा। हमाद, मैं जानती हूँ कि अरसल किस सदमे का शिकार हुआ है, मगर जानने के बावजूद मैं किसी से भी ये बात कह नहीं सकती। हाँ, तुम्हारी बात अलग है, तुम उसके अपने हो, उसके भाई हो, तुम्हें इस हकीकत के हवाले से बाइल्म होना चाहिए, मगर मैं यहाँ ये बात नहीं करना चाहती। तुम्हें इसके लिए हमारे घर चलना होगा। मारियाना ने संजीदगी से उसके सवाल का जवाब दिया। हमाद सोच में पड़ गया। उसने एक नज़र जुज़बुज़ सी शबनम को देखा। शबनम ने खफीफ से अंदाज में इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, फिर चलते हैं, मगर अरसल भाई की देखभाल कौन करेगा? उसे अरसल की फिक्र लाहक हुई। परेशान ना हो, यहाँ का स्टाफ मौजूद है अरसल का ख्याल रखने के लिए। मारियाना ने उसकी फिक्र दूर करते हुए कहा। ठीक है, फिर चलते हैं। हमाद ने एक गहरी नजर अरसल के साकत वजूद पर डाली और फिर मारियाना से मुखातिब हुआ। उसने गाड़ी लाउंज में दाखिल करने के बाद हमाद को कॉल मिलाई थी, मगर शबनम ने कॉल वसूल की। फारिया को ये बात बिल्कुल नहीं भाई थी, मगर फिर भी उसने जब्त करते हुए बात की। मगर शबनम का सर्द दो टोक लहजा उसे बुरी तरह तपा गया। सितम ज़रीफी ये कि उसने हमाद की मसरूफियत वाली बात उसके मुंह पर मार कर कॉल भी फौरन मुनक़ता कर डाली। फारिया शदीद गुस्से का शिकार थी। कुछ देर बाद उसने कॉल फिर से मिलाई थी, मगर एक बार फिर कॉल मुनक़ता कर दी गई। ये शबनम आखिर चाहती क्या है?
क्यों इस कदर जाहिलाना रवैया दिखा रही है मुझे। एक बार हमाद से बात हो जाए, दिमाग ठीक करवाती हूँ इस लड़की का। ना जाने अपने आप को क्या समझने लगी है ये लड़की। वो तैश के आलम में बुड़बुड़ाते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। सबसे पहले वो बड़ी बेगम के कमरे में गई, मगर उन्हें गहरी नींद में सोता पाकर वो सीधे बंद कमरे की जानिब भाग गई। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। अगले ही पल दरवाजा जरा सा खुला। फारिया फौरन ही अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा एक बार फिर आहिस्तगी से बंद हो चुका था। अब कौन सा राज आपके हाथ लग गया कमर? फारिया थके थके से अंदाज में अपनी सैंडल उतारकर वहीं फर्श पर बैठते हुए कमर जहां से मुखातिब हुई। यूं लगता है जैसे कोई पजल गेम खेल रहे हैं हम। एक टुकड़ा हाथ आता है तो अगले टुकड़े से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित होता है। यूं गुमान गुजरता है जैसे इस महल के बासियों पर गुजरे वक्तों में कोई कयामत बीती थी। पता नहीं कयामत बीती थी या अब बीतने को है। फारिया ने पीछे रखे संदूक से पुश्त टकाते हुए ठंडे लहजे में कहा। उसकी बात पर कमर जहां ने चौंक कर उसे देखा और फिर पूछने लगी, सब खैरियत? तुम हमाद के घर गई थी, उसके भाई की कोई खबर मिली? हाँ, अरसल भाई किसी शदीद सदमे का शिकार होकर ट्रॉमा में जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनका शऊर सो चुका है। हमाद उसके घर वाले से बेहद परेशान है। फारिया ने सरसरी से अंदाज में बताया। ओह, अल्लाह करम करे, इस नौजवान को जल्द सेहतयाब फरमा दे। कमर जहां ने उसकी बात सुनकर दुआ की। मैंने रजिया बीबी को उस औरत की तस्वीर दिखाकर कुरेदा था। जानती हैं फिर क्या हुआ? फारिया ने कमर जहां को देखते हुए फजा में सनसनी फैलाई। क्या हुआ फिर? कमर जहां मुतजस्सस हुई। उन्होंने मुझसे बाबा का नाम पूछा। मैंने बता दिया, दिलावर बख्त, और फिर वो बुरी तरह बिफड़ गई। कमर जहां, उनकी कैफियत बेहद अजीब थी, यूं जैसे बेहद खौफजदा हो चुकी हों, सख्त मतवहश हों। फिर वो वहशत से भरपूर अंदाज में चीखने लगी। कह रही थी, चली जाओ, लौट जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, लौट जाओ वरना बर्बाद हो जाओगी। फारिया लम्हा भर कर चुप हुई, फिर कहने लगी, आज मुझे एक खौफ सा महसूस हो रहा है कमर। आखिर कौन है मेरा बाप? क्या है इसका माजी? ये तो अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है दिलावर बख्त, क्या है उसका माजी? कमर जहां बोली तो उसका लहजा भी बदला हुआ था। आज मुझे एक खौफ सा महसूस हो रहा है कमर। आखिर कौन है मेरा बाप? क्या है उसका माजी? ये तो अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है दिलावर बख्त, क्या है उसका माजी? कमर जहां बोली तो उसका लहजा भी बदला हुआ था। हमाद, तुम एना पॉल को तो जानते होगे। वो लोग लाउंज में बैठे हुए थे, आतिशदान के करीब। आतिशदान से निकलती गर्माहट सर्दी के एहसास को रफ्ता रफ्ता मध्यम किए दे रही थी। मारियाना ने गुफ्तगू का आगाज उस सवाल से किया था जिसका जवाब हमाद ने सर हिलाते हुए दिया था। हाँ, वो मशहूर अदाकारा हैं और इत्तफाकन उसकी डेथ भी उसी दिन हुई थी जिस दिन भैया के साथ हादसा पेश आया था। उसने सान सुबस्तपान से मुतल्लक उस दिन हर खबर खंगाल डाली थी, इसीलिए ये बात जानता हूँ। हमाद, दरअसल बात यह है कि उस हादसे के वक्त मैं और अरसल एना पॉल के साथ थे। वो हादसा नहीं बल्कि एक कातलाना हमला था। एना पॉल की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था और अरसल उस पल गाड़ी की तरफ ही भर रहा था, इसीलिए इस ब्लास्ट की जद में आ गया। मारियाना ने ठहर ठहर कर असल बात हमाद और शबनम के गोश गुजार काट डाली। ये कैसे हो सकता है? भैया एना पॉल को जानते थे, उसके साथ थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। हमाद के चेहरे का रंग यकदम मुतगैर हो गया। उसके लहजे में बेयकीनी का रंग नुमाया था। शबनम भी हमाद की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी, हमाद भाई ठीक कह रहे हैं। अरसल भैया, इस तरह के लोगों से मेरा मतलब है शोहरत याफ्ता लोगों से दूर भागते थे। उन्हें हजूम शोर शराबे कभी नहीं भाए थे। फिर वो अब एना पॉल के साथ कैसे हो सकते थे भला? इन दोनों को बेयकीन सा पाकर मारियाना लम्हा भर को खामोश रही, फिर ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू हुई, बात इतनी सादा और आम नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। देखो, मैं अब जो कुछ भी तुम दोनों को बताने वाली हूँ, जरूरी है तुम लोग इस मामले की गहराई को, हसासियत को अच्छी तरह जान लो, क्योंकि अरसल के सदमे का ताल्लुक एना पॉल से है। मारियाना की बात पर हमाद और शबनम छिटकते हुए एक दूसरे को देखने लगे।
सके। मारियाना ठीक कह रही है, ये मामला इंतहाई हसास नोयत का है, तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा। ग्रैनी ने मारियाना की बात पर हमायत करते हुए कहा तो हमाद बोल पड़ा, मैं हर तरह की गुफ्तगू के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। आप लोग बताएं असल मामला क्या है। एना पाउल अरसल की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुंतखब हुई थी। अरसल की उससे चंद एक बार ऑफिशियल मीटिंग्स हुई थी। इसके अलावा इन दोनों में कोई ताल्लुक ना था। मगर फिर एक दिन एना ने अरसल से ज़ाती तौर पर राब्ता करते हुए उसे अपने घर मद्दू किया था। इससे कबल भी वो पिडोर के तफैल अरसल से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी, मगर तब अरसल ने इनकार कर डाला था। मगर घर पर दी गई दावत पर अरसल को जाना पड़ा था। उस दिन एना पाउल ने अरसल से मदद की दरख्वास्त की थी। वो मुसलमान होना चाहती थी और इस सिलसिले में अरसल की मदद दरकार थी। उसने अरसल को मजीद बताया कि माजी में उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से रह चुका है, जो दुनिया भर में मजहबी दहशतगर्दी के साथ साथ मंशियात के फरोग में भी मुलव्वस हैं। एना पाउल अब इस तंजीम से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। वो लादीन थी और दीन इस्लाम की राह इख्तियार करना चाहती थी। उसके एजेंसी के लोगों से भी ताल्लुकात थे और इन दहशतगर्द तंजीमों के जराइम के कई सबूत एजेंसी के हवाले कर चुकी थी। वो दहशतगर्द उसे कत्ल करने के दरीपे थे, मगर एजेंसी उसकी हिफाजत का फरीजा सर इंजाम दे रही थी। इन सब बातों के बावजूद उसे इस्लाम कबूल के लिए अरसल का साथ दरकार था। सारे खतरात से बखूबी वाकफ होने के बावजूद अरसल ने उसका साथ दिया था। एना पाउल अरसल को बेहद अजीज रखती थी, इसलिए अरसल से दोस्ती उसने एक राज की मानिद दुनिया भर से छुपा कर रखी थी। यही वजह थी कि अरसल कोलीग और दोस्त पिडोर भी इस हकीकत से नावाकफ हैं। अरसल ने यह सब कुछ मुझे बताया था। तुम्हारा भाई खुद पर एतमाद रखने के बाद मुझ पर एतमाद करता था। मारियाना ने तमाम हकाइक पर से पर्दा उठाते हुए आखिरी जुमला मुस्कुरा कर अदा किया। जवाबन हमाद भी मुस्कुरा उठा। जानता हूँ, उन्होंने जब आपसे स्काइप पर बात कराई थी तभी हम सब जान चुके थे कि आप कोई आम नहीं, बहुत खास शख्सियत हैं भैया के लिए। हमाद की बात पर मारियाना का वजूद अंदर तक शांत हो गया। गुज़श्ता दिनों से जो शकूक व शुबहात उसे बेचैन किए हुए थे, वो ग्रैनी की सरजनिश और हमाद के उस बयान के बाद मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुके थे। एना पाउल इशाइये से कबल ही इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुकी थी। ना जाने कैसे उसकी मस्जिद में मौजूदगी की तस्वीर और खबरें मीडिया पर वायरल हो गई। इशाइये के दिन उसे सहाफियों ने अपने तंदो तेज सवालों से घेर रखा था, मगर वो बहुत बहादुर औरत थी। उसने आलुल आलान मुसलमान होने का करार किया। इस दिन उसने मुझे और अरसल को रात के खाने पर मदऊ किया था। वहाँ वो अपना हुलिया और चेहरा तब्दील करके आई थी, हत्ता के गाड़ी भी कोई और थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अरसल और मुझसे मुलाकात का इल्म किसी को भी हो। वो हमेशा से अरसल से मिलने में बहुत एहतियात बरतती थी। शायद उसे इल्म था कि उसकी जिंदगी शायद खतरात का शिकार है। इस बात का वो अरसल से कई बार तज़किरा भी कर चुकी थी। फिर वही हुआ जिसका खदशा था। मुलाकात के बाद वो वापस घर जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। अरसल खैरियत मालूम करने की गर्ज से उसकी गाड़ी की जानिब बढ़ा था कि एना की गाड़ी एक शदीद धमाके से दो चार हुई। अरसल उसी धमाके की जद में आकर शदीद जख्मी हुआ था। मारियाना ने सारा किस्सा कह सुनाया। हमाद और शबनम दम बाखुद रह गए। ओह मेरे खुदाया, मेरे वहमो गुमान में बिना था कि इस हादसे के पीछे ये मुहर्रकात होंगे। उसका मतलब तो ये भी हुआ कि भैया की जिंदगी भी खतरे में है। हमाद सख्त परेशान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि हम एना पाउल के साथ थे, मासवाए मेरे और अब तुम्हारे। इस बात को जिस हद तक मुमकिन हो छुपा कर रखना है हमने। हमाद, किसी से भी कुछ नहीं कहना, हत्ता के पिडोर से भी नहीं। मारियाना अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कह रही थी। मैं समझ गया हूँ आपकी बात मारियाना, और मैं ये भी जान गया हूँ कि भैया को किस बात ने सबसे ज्यादा दुखी किया है। वो इन लोगों को खोने से सख्त खौफजदा रहते थे, जिन्हें वो दिल से अजीज रखते थे। एना पाउल से दोस्ती उन्हें बहुत अजीज थी, तब ही उन्होंने रिस्क लेते हुए भी उसका साथ दिया। और जब उन्हें पता चला होगा एना पाउल इस हादसे में जाम बर ना हो। एक मिनट,
हमाद अरसल की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाते हुए कड़ी से कड़ी मिला रहा था कि यकदम ठटका। उसके यूं ठटकने पर मारियाना ने चौंक कर उसके चेहरे की जानिब देखा। भैया को कैसे पता चला कि इस हादसे में एना पॉल की फौतगी हो चुकी है? हमाद ने सवाल उठाया। मैं भी यही सोच रही थी कि हादसे का शिकार तो दोनों हुए, फिर अरसल भाई को कैसे इल्म हुआ एना पॉल के मरने का? वो तो अपने होशो हवास में ही नहीं है। शबनम भी खूब हैरान हुई। दरअसल ये मेरी गलती है। ऑपरेशन के बाद अरसल ट्रॉमा में नहीं चला गया था, वो होश में आया था, मगर मैं उस वक्त इस कदर परेशान थी, बौखलाहट में ऐना की मौत का तज़किरा कर बैठी। दरअसल ये मेरी गलती है। ऑपरेशन के बाद अरसल ट्रॉमा में नहीं चला गया था, वो होश में आया था, मगर मैं उस वक्त इस कदर परेशान थी कि बौखलाहट में ऐना की मौत का तज़किरा कर बैठी। अरसल की तबीयत इसी पल बिगड़ने लगी थी। सुबह डॉक्टर्स ने बताया कि वो ट्रॉमा में जा चुका है। मारियाना शर्मिंदगी के ज़ेरे असर सर झुकाए कह रही थी। हमाद सर थाम कर रह गया। आपको नहीं कहना चाहिए था मारियाना, वो शिकवा किए बिना ना रह सका। मैं जानती हूँ हमाद, और अपनी इस गलती पर बेहद नादम भी हूँ, मगर यकीन करो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ना जाने कैसे वो बात मेरी जुबान से फिसल गई। मारियाना सख्त पशेमान थी। उसके चेहरे पर नदामत की परछाइयां वाज़िया थी। मैं जानता हूँ आपने जानबूझकर नहीं किया। खैर, जो होना था वो हो चुका। अब सोचना ये है कि भैया को उनकी लाशऊर की दुनिया से वापस कैसे जगाना है। हमाद ने बात बदलते हुए कहा। मारियाना की पशेमानी उसे बखूबी एहसास दिला चुकी थी कि इससे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। ठीक कह रहे हो बेटा, मारियाना से जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं खुद इस बात पर तुम्हारे आगे शर्मिंदा हूँ, मगर अब असल मुद्दा ये है कि अरसल को होश में वापस कैसे लाना है। तुम लोग इस हवाले से मशवरा करो। मैं तब तक तुम दोनों बहन भाइयों के लिए कमरा सेट कर आऊं। ग्रैनी शर्मिंदगी से अपनी जगह से उठते हुए कहने लगी। अरे नहीं ग्रैनी, आप बिला वजह जहमत करेंगी। हमने होटल बुक करवाया हुआ है, रात में हम दोनों वहीं कयाम करेंगी। हमाद फौरन अपनी जगह से उठकर ग्रैनी को रोकते हुए बताने लगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुमने होटल बुक करवाया हुआ है, मगर जब अपना घर मौजूद हो तो फिर किसी सराय खाने में ठहरने की क्या बात है भला। अरसल मुझे बेटे जैसा अजीज है और तुम उसके भाई हो, इस नाते तुम भी मुझे बेटे जैसे ही अजीज हो। ऐसा करो, खाना खाकर होटल के मामलात रफा दफा करके अपना सामान यहाँ ले आओ। इस घर के होते हुए कहीं और कयाम करने की हरगिज जरूरत नहीं। ग्रैनी ने शफकत से हमाद के सर पर हाथ फेरते हुए अब उसे अपना फैसला सुना डाला। हमाद हिचकिचाया तो मारियाना भी गोया हुई। ग्रैनी ठीक कह रही हैं। हमारे होते हुए तुम दोनों को कहीं और कयाम करने की जरूरत नहीं। शायद तुम दोनों के इल्म में नहीं, अरसल सिर्फ दोस्त नहीं हमारा पड़ोसी भी है, और ग्रैनी से तो अरसल की खूब दोस्ती भी है। ग्रैनी खास तौर पर उसके लिए पाकिस्तानी पकवान बनाया करती थी, तो ये मुमकिन ही नहीं कि तुम लोग हमारे होते हुए कहीं और रहो। मारियाना और ग्रैनी के खलूस के हाथों हार मानते हुए हमाद और शबनम वहां रहने पर रजामंद हो गए। तय ये हुआ था कि रात के खाने के बाद हमाद होटल से अपना सामान लेकर आ जाएगा। शबनम ग्रैनी के हमरा कमरे को तरतीब देने में मसरूफ हो गई। हमाद मारियाना के हमरा अरसल का घर देखने आया था। अरसल अमूमन अपने घर की चाबियां कहीं जाते वक्त हमारे घर पर ग्रैनी के पास रखवा जाता था। उस दिन भी इशाये की तकरीब में जाते हुए उसने चाबी ग्रैनी के पास रखवाई थी। वो दोनों अरसल के घर के सामने खड़े थे जब मारियाना ने बरवक्त याद आने पर बताया। क्या वाकई चाबी ग्रैनी के पास है? इसका मतलब है कि मैं भैया का घर देख सकता हूँ। हमाद खुश हुआ था। बिल्कुल देख सकते हो, तुम रुको, मैं चाबी घर से लेकर आती हूँ। मारियाना ने इतना कहकर घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हमाद खामोशी से खड़ा इस छोटे मगर खूबसूरत से घर को देखता रहा। अरसल के हवाले से आज कई अहम बातें पता चली थी उसे। उसका जहन इन्हीं बातों में उलझा हुआ था, और अगर हम यहाँ ना आ पाते तो भैया की जिंदगी में धर आने वाली तब्दीलियों के हवाले से बेखबर ही रहते। वो एक बार फिर अपने स्पेन आ जाने पर शुक्र अदा कर रहा था। ये रही चाबी, आओ चलो अपने भैया के घर। मारियाना फौरन ही लौट आई थी। हमाद उसके हमरा अरसल के घर की जानिब बढ़ गया। मारियाना दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हमाद भी उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ। घर बहुत नफासत से सजा हुआ था। यूं ना किसी शय की कमी निगाहों को खुल रही थी, ना ही ज्यादती नजरों को गिरा गुजर रही थी। हर चीज
अपनी जगह पर सलीके से रखी थी। मैं जानता था भैया का घर ऐसा ही होगा, उनकी तबीयत की तरह नफीस और साफ सुथरा। हमाद ने मुस्कुराते हुए सराहा। हाँ, अब बस वो अपने घर लौट आए, उसकी कमी बेहद खुल रही है। इस घर का गोशा गोशा उसे अरसल की याद दिला रहा था, ख्वाह वो किचन हो, कोने में रखी मेज और कुर्सी, या फिर उसके कमरे की बालकनी। अरसल ना होते हुए भी जैसे हर जगह मौजूद था, बस नजर नहीं आ रहा था। आपको एक बात बतानी है मारियाना, हमाद ने उसकी हसरत में लिपटी ख्वाहिश सुनकर हिचकिचाते हुए कहा। अपनी बड़ी बहन समझो और जो कहना है बेझिझक कहो, मारियाना ने उसकी जानी मुतवज्जा होकर हौसला बढ़ाते हुए कहा। बाबा जानी से जब बात हुई थी तो वो आपके मुतल्लिक दरियाफ्त कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जरूर कोई बात है जो सिर्फ मारियाना के इल्म में है। उन्हें इस बात का यकीन था कि अरसल भैया का यूं ट्रॉमा में जाना ऐसे ही नहीं है, कुछ तो हुआ है। हमाद सोच सोच कर कह रहा था, जैसे मखमसे में हो कि पूरी बात बताए या नहीं। अरसल अपने बाबा के बेहद करीब है, मैंने महसूस किया है, हो सकता है उसने उन्हें अपने और ऐना के हवाले से कुछ बता रखा हो। मारियाना ने पुरसोच अंदाज में कहा। नहीं, अगर कुछ भी बताया होता तो बाबा जानी मुझे जरूर बताते, वो मुझसे कुछ भी छुपाते नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता भैया ने उनसे जल्द मुलाकात का वादा किया था, बल्कि बाबा जानी खुद उन्हें बेहद याद कर रहे थे और हालिया दिनों में यहाँ उनके पास आने का इरादा भी रखते थे। इसी गर्ज से उन्होंने हम सब के वीजे भी लगवा रखे थे। खैर, एक बात कही बाबा जानी ने जिसने मुझे भी हैरानी में मुब्तला कर डाला है। हमाद असल मुद्दे पर आया, वो बात जो मैं मारियाना के इल्म में भी लाना चाहता था। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था जैसे इस एक बात से अरसल को वापस शऊर की दुनिया में बेदार करने में मदद मिल सकती है। कौन सी बात हमाद, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मारियाना ने एक बार फिर उसे अपना यकीन दिलाया। मुझे आप पर भरोसा है, तभी तो ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि बाबा जानी रवाने में कह गए कि भैया पहले भी किसी सदमे का शिकार होकर इस कैफियत में जा चुके हैं, मगर कब मैं ये नहीं जानता, क्योंकि मेरे जहन में ऐसी कोई याद नहीं जिसमें भैया ऐसी किसी हालत का शिकार हुए हों। हमाद ने बिला आखिर वो बात कह ही डाली जो मुसलसल उसके जहन को उलझा रही थी। अगर वाकई माजी में ऐसा कुछ हो चुका है तो इन वजूहात को जानना बेहद जरूरी है। अरसल को कैसे इस ट्रॉमा से निकाला गया, मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि वही बातें अब भी हमारी मदद कर सकती हैं। हमाद, अब जब तुम बाबा से बात करो तो मेरी उनसे जरूर बात कराना। मारियाना को यूं लगा जैसे अरसल तक पहुंचने का कोई सुराग उसके हाथ लगा हो। वो बार बार हमाद को फिरोज हसन से बात कराने की ताकीद करने लगी। आप बेफिक्र रहें, मैं बात कराऊंगा आपकी उनसे, मगर मुझे एक और बात कहनी थी आपसे। हमाद ने यकीन दिलाते हुए कहा। हाँ कहो, अब क्या बात है, मारियाना ने पूछा। मैं जानता हूँ आप और ग्रैनी अरसल को बेहद अजीज रखते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि मैं और शबनम भी आप लोगों के साथ रहें ताकि हमारा मुनासिब ख्याल भी रखा जा सके। मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने भैया के घर रुकूं। उसके घर के कोने कोने से मुझे उनकी खुशबू आती महसूस हो रही है। इन साजो सामान पर उनका लम्स मुझे अपने हाथों पर महसूस हो रहा है। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। मारियाना, क्या आप इस बात को लेकर ग्रैनी को मना लेंगी? मैं खुद ये कहकर उनके जज्बों को किसी तरह से भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हमाद मददे तलब निगाहों से मारियाना को देख रहा था। मारियाना बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। मैं तुम्हारे एहसासात बखूबी समझ सकती हूँ मेरे भाई, तुम फिक्र ना करो, ग्रैनी को मैं तुम्हारी बात समझा दूंगी। हाँ, मगर सिर्फ रहने की इजाजत है, खाने पीने का तमाम मामला हमारे साथ होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हमाद ने मुस्कुराकर मारियाना का हाथ थामा। कागज का ये टुकड़ा, ये है नया राज। कमर जहां ने अखबार का एक तराशा हुआ हिस्सा फारिया की जानिब बढ़ाया था, जिस पर एक सरसरी सी निगाह डालकर फारिया सख्त बदमजा हुई। हाँ, ये है नया राज, क्योंकि इस टुकड़े पर दर्ज आर्टिकल में मेहरू अजीम के घर का पता दर्ज है। कमर जहां ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा तो फारिया इस आर्टिकल को पढ़ने लगी। ओ, इसका घर तो काफी मारूफ शाहराह पर है।
ये उसके कत्ल की रिपोर्ट का आर्टिकल है। महरू अजीम को उसके घर में कत्ल किया गया है, वो भी बेईमाना अंदाज में। फारिया शॉक्ड सी रह गई। जी जनाब, मगर हौसला अफजा बात यह है कि हम उसकी रहायशगाह पर जाकर कुछ ना कुछ मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। भले साल गुजर चुके हैं इस वाक़िये को बीते, मगर ऐसे वाक़ियात यानी कत्ल, खुदकशी लोगों के दिलों में, ज़हनों में मुद्दतों तक जिंदा रहते हैं। कमर जहां ने पते की बात कही थी। फारिया इस बात में सर हिलाते हुए बोली, फिर ऐसा करते हैं, कल रफीक साहिब से मुलाकात से कबल उस जगह पर चलते हैं, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक कह रही हो, फिर ऐसा ही करते हैं कल। वैसे भी कल स्टूडियो ऑफ है तो मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। कमर जहां भी रजामंद हुई। ये सब तो ठीक है कमर, मगर मैं उलझ सी गई हूँ। बख्त महल का ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो हमाद के घर से जुड़ा है? फारिया की सोच पर फिर रजिया बीबी पर जा उलझी। अभी तक तो ये पेंटिंग और शबनम का ताल्लुक ही समझ आ रहा है, और मेरे ख्याल से होगी भी यही बात। कमर जहां अपनी जगह से उठकर इस पेंटिंग का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए कहने लगी। फारिया इस पेंटिंग को बगौर देखने लगी। उसकी महवियत को हैरानी से देखते हुए कमर जहां पूछे बिना ना रह सकी। क्या देख रही हो फारिया? इस दस्तखत को। ये दस्तखत इस आर्टिस्ट के हैं जिसने इस औरत की तस्वीर पेंट की है। फारिया इतना कहकर अपने पर्स से मोबाइल निकालने लगी। कमर जहां भी उस दस्तखत को आंखें सुकेड़ कर देखने लगी। दस्तखत बेहद बारीक था, मगर सद शुक्र के रोशनाई मादूम नहीं हुई थी। फारिया मोबाइल के कैमरे से इस दस्तखत की तस्वीर खींचने लगी। तस्वीर खींचने के बाद उसने तस्वीर में फिल्टर इफेक्ट डालकर इस दस्तखत को जूम करके देखा। जबरदस्त, अब समझ में आ गया ये नाम। फारिया खुश होते हुए बोली, वाकई? फिर बताओ तो क्या नाम है इस आर्टिस्ट का? कमर जहां भी पुरजोश हुई। ए के जैदी, ये है नाम। कल फिर सुबह से निकलते हैं, इस बंदे को भी तलाशते हैं। फारिया नए मंसूबे बनाती कहने लगी। ना कोई सर ना पैर, फकत नाम जानकर कैसे तलाश करेंगे मेरी जान? कमर जहां ने सर पीटा। आधी तलाश तो जनाबे गूगल साहिब फरमा देंगे, अब लीजिए, मदद हासिल होने वाली है। फारिया झट से ये नाम गूगल सर्च पर डालते हुए बोली, लो जी, 4 ए ज़ैदी निकल आए हैं। अब ना जाने इन चारों में से कोई हमारा वाला भी है कि नहीं। कमर जहां ने मोबाइल पर नताइज देखते हुए कहा, तस्वीर देखिए, ये साहिब तो काफी नौजवान है और पेंटिंग पुराने जमाने की, तो ये हजरत तो हो नहीं सकते। हाँ, बाकी ये 3 अफराद मुमकिनात में से शामिल हैं। फारिया ने अक्ल लड़ाते हुए कहा, तो फिर ऐसा करो, इनका कोई नंबर, अता पता जो भी गूगल पर मुहैया हो वो नोट कर लो। सुबह फिर इन्हीं मालूमात की बदौलत तलाश का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। कमर जहां भी नीम रजामंद हुई। भाई, बड़ा ही खड़ाक पाल रखा है आपके मियाँ जी ने, कोई सीधा साधा बंदा नहीं मिला था आपको शादी के लिए? फारिया ने हंसते हुए कमर जहां को छेड़ा। वाकई यार, तुम्हारे बाप ने तो ना जाने कौन कौन से कारनामे अंजाम दे रखे हैं अपनी जिंदगी में, सोचती हूँ तो दिमाग की चूल्हें ही हिल जाती हैं। कमर जहां कनपट्टी सहलाते हुए बोली, फिर मेरी हिम्मत को दाद दें, शोहर तो आप बदल सकती हैं अब भी, मगर बाप जैसा भी हो बदला नहीं जा सकता। फारिया के लहजे में तलखी घुल गई। कमर जहां उसकी बात पर चुप सी रह गई। मारियाना ने न जाने ग्रैनी से क्या कहा था जो उन्होंने खुशी खुशी हम्माद को अरसल के घर कयाम करने की इजाज़त दे दी। खाने के बाद वो शबनम को लेकर अरसल के घर आ गया था। भैया ने कितना खूबसूरत घर सजाया है ना अपना। शबनम ने स्ताइश भरी निगाहों से घर की सजावट को देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत। हम्माद ने संजीदगी से एक नज़र घर और शबनम को देखते हुए कहा। शबनम उसके लहजे की संजीदगी पर ठटकी और फिर खामोशी से उसके बराबर सोफे पर आ बैठी। आप परेशान ना हो, आपको क्या लगता है मारियाना ने अरसल और एना पाउल के हवाले से जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त है? शबनम ने सवालिया निगाहों से हम्माद को देखते हुए पूछा। जाहिर सी बात है शबनम, मारियाना ने जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त ही होगा, और वैसे भी उसे क्या जरूरत है गलत बयानी करने की? हम्माद ने शबनम की बात पर नासमझी से देखते हुए सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है बात कुछ और हो, मारियाना हमें बताना ना चाह रही हो। शबनम ने हवा में तीर फेंका।
और मारियाना ऐसा क्यों करेगी शबनम? हमाद के लहजे से नागवारी झलक उठी। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। मेरा मतलब है कि हम मारियाना पर इतना अंधा एतमाद कैसे कर सकते हैं? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अरसल भैया एना पाउल जैसी शख्सियत से बात करना भी पसंद नहीं करते। फिर इतनी गहरी दोस्ती कैसे मुमकिन है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसका साथ देते चले गए? शबनम जिस बात पर उलझन का शिकार थी वो हमाद के सामने बयान करने लगी। शबनम, पहली बात तो ये है कि हम मारियाना पर इतना अंधा एतमाद कर सकते हैं क्योंकि अरसल भैया ने मारियाना को ये एतमाद बख्शा है और गरैनी मारियाना दोनों ही इतनी मुखलिस खातून हैं कि उनकी मोहब्बतों पर रत्ती बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं। और दूसरी बात ये कि एना पाउल एक अजीम बहादुर औरत थी। उसने गुमराही के अंधेरे को चीर कर नूर में दाखिल होने की सही की थी और अरसल भैया ने उसकी इस कोशिश में भरपूर साथ दिया। और शबनम, ये मैं और तुम दोनों ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी को सहारा देना, मदद करना, मुसीबत से निकालना हमारा खानदानी शेवा रहा है। हम्माद को शबनम की मनफी सोच ने दुख पहुंचाया था। तब भी उसे समझाते हुए उसने उसके जहन से मनफी सोच को खारिज करने की कोशिश की। सॉरी हम्माद भाई, मेरे जहन में एक बात आई थी, इसलिए ये सब कह दिया। अभी एहसास हुआ कि गलत कहा। शबनम उसके समझाने पर पशेमानी के जेरे असर कहने लगी। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम भी इस सारी सूरत हाल से काफी परेशान हो। खैर, दुआ करो कि अरसल भैया जल्द ठीक हो जाएं। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई और बात मैंने नहीं रखती। हम्माद उसकी शर्मिंदगी पर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। शबनम खफीफ से अंदाज में सर हिला गई। तुम अब आराम करो, थक गई होगी। जाओ अंदर कमरे में जाकर आराम करो। मैं अभी बाबा जानी से बात करूंगा, वो काफी परेशान होंगे। हम्माद ने नरमी से कहा। खफा होकर तो नहीं कह रहे? शबनम अभी भी फिक्रमंद थी। बिल्कुल भी नहीं, आराम करना हम दोनों के लिए बेहद जरूरी है, वरना जहनी थकान का शिकार हो जाएंगे। मैं खुद भी कुछ देर आराम करूंगा। हम्माद ने उसकी फिक्र मटाते हुए कहा। ओके, ये रहा आपका मोबाइल। शब्बा खैर। शबनम ने अपने कोट की जेब से हम्माद का मोबाइल निकालकर उसके हवाले करते हुए कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है। ठीक है, तुम जाओ आराम करो। शब्बा खैर। शबनम के जाने के बाद हम्माद ने फिरोज हसन को स्काइप पर कॉल मिलाई। फिरोज हसन बेहद फिक्रमंद थे अरसल को लेकर। हम्माद चाहकर भी उन्हें एना पाउल और अरसल की दोस्ती के हवाले से बताने से कासिर था। दो वजूहात थी। इस तरह की बात मोबाइल के जरिए करना मुनासिब ना था और दूसरी वजह फिरोज हसन का बेहद परेशान हो जाना था। हम्माद ने बातों ही बातों में उन्हें कुरेदने की कोशिश की। अरसल बचपन में कब इस कैफियत का शिकार हुआ था, इस हवाले से जानने की कोशिश की, मगर इसकी हर कोशिश बेसूद साबित हुई। फिरोज हसन ने कुछ भी नहीं बताया था। वो बस एक ही बात पर इसरार कर रहे थे कि उनका सामना अरसल से कराया जाए। हम्माद सुबह मारियाना के हॉस्पिटल पहुंचा तो सबसे पहले उसने स्काइप ऑन करके फिरोज हसन को कॉल मिलाई। हम्माद, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, फिरोज हसन बेताबी से कह उठे। हम्माद ने वीडियो कॉल का रुख बेड पर दराज बेसुध से अरसल की जानिब कर डाला। मैं अरसल से कुछ बात करना चाहता हूँ, इससे कुछ कहना चाहता हूँ, मगर तन्हाई में, फिरोज हसन ने रंधे हुए लहजे में कहा। तो हम्माद ने मोबाइल अरसल के रूबरू सेट करके मारियाना को भी बाहर की जानिब चलने का इशारा किया। नहीं हम्माद, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मुझे यूं लगता है कि तुम्हारे बाबा शायद कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तुम बाहर जाओ, मैं यही रुकूंगी। मगर बेफिक्र रहो, तुम्हारे बाबा जानी को पता नहीं चलेगा, मारियाना ने अटल लहजे में कहा। तो हम्माद उसकी बात को समझते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अरसल बेटा, मैं जानता हूँ कुछ हुआ है जो तुम एक बार फिर जिंदगी से रूठ कर दूर जा बैठे हो, मगर क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता। मगर बेटा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे दूरी बर्दाश्त कर सकूं। खुदारा लौट आओ। मुझे वो वक्त ना याद दिलाओ जब तुम्हारी माँ की जुदाई में रोने के साथ साथ मैं तुम्हें खोने से खौफजदा होकर भी रोया करता था। अब तुम्हारे बाबा जानी में वो यारा नहीं। फिरोज हसन भीगे लहजे में इल्तिजा कर रहे थे। उनकी गुजारिश सुनकर मारियाना की आंखें भी भर आई। अरसल, मैं समझने से कासिर हूँ कि अब किस खौफ, किस पछतावे ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा डाला। तुमने कहा था कि तुम कुछ खास करने जा रहे हो, फिर
یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیسے رونما ہوا وہ حادثہ؟ کیا یہ حادثہ بھی اس رات جیسا ڈراؤنا تھا جو تم پر اور تمہاری ماں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی؟ فیروز حسن بس کہے جا رہے تھے، یوں جیسے اپنا دل ہلکا کر رہے ہوں، یا پھر احساسات سے دور ہوتے ارسل کو واپس لانے کے لیے وہ رات یاد دلا رہے ہوں۔ ان کی باتیں سن کر ماریانا بری طرح ٹھٹکی تھی۔ ہاں، صحیح سنا تم نے، وہ قیامت خیز رات جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں کی عصمت دری کی گئی تھی اور پھر اس کا بے ایمانہ قتل کر دیا گیا تھا۔ کیا اس رات سے بھی خوفناک کوئی رات ہوگی ارسل، جس کا صدمہ تم یوں جان کو لگا بیٹھے ہو؟ بولو ارسل، جب میں اور تم اس رات کے عذاب کو اپنے دل کے نہا خانے میں دبا کر زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں تو پھر کیسا سانحہ تھا جو تمہیں ہم سب سے پھر سے دور کر گیا؟ فیروز حسن رو پڑے تھے۔ ماریانا کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ تاروں سے بھرا نیلا آسمان ماتھے پر چاند کا ٹکا سجائے تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ نرم گیلی ریت پر دراز تھا۔ سمندر اس سے ذرا فاصلے پر لیٹا تھا۔ اس کی اٹکیلیاں کرتی ہوئی موجوں کا شور اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے پرسکون سے انداز میں ایک بار پھر آنکھیں موند لی۔ ہوا کا ایک فرت بخش جھونکا اس کے بالوں کو، چہرے کے نقوش کو شرارت سے چھیڑتا ہوا گزر گیا۔ ایک مسرور سی مسکان اس کے چہرے پر پھیلتی چلی گئی۔ ارسل، وہ ساحل کنارے بھاگ رہا تھا۔ شاہینہ نے صدا لگائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور شرارت سے کہنے لگا، مما جانی، آئے نا مجھے پکڑیں، ابھی آتی ہوں میری جان۔ شاہینہ اس کی شرارت پر ہنستی ہوئی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ارے بھائی، تم دونوں ماں بیٹے ساحل کنارے کیا میراتھن دوڑ لگا رہے ہو؟ فیروز حسن جو کافی فاصلے پر ننھے حماد کو گود میں اٹھائے کھڑے تھے، ان دونوں کو بے تحاشا بھاگتا دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکے۔ شاہینہ نے ہنستے ہوئے انہیں اشارتاً کچھ کہا اور ارسل کی جانب پھر سے متوجہ ہو گئی۔ دفتن ارسل بھاگتے بھاگتے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ سنبھل کر میری جان۔ شاہینہ کی جان نکل گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ اس کا گھٹنا ٹھیک ٹھاک زخمی ہوا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اپنے زخم سہلا رہا تھا۔ شاہینہ وہاں پہنچتے ہی ریت پر بیٹھ کر اس کے زخم سے مٹی صاف کرنے لگی۔ کہا تھا نا مما سے دور نہ بھاگو، وہ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ سے دور بھاگنے کی سزا ملی ہے مجھے، وہ کراہنا بھول کر معصومیت سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر شاہینہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ زندگی میں جو بھی غم ملے وہ ہمارے لیے سزا ہو، انہوں نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو نرمی سے سمیٹتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ پھر غم کیوں ملتے ہیں مما جان؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ارسل اپنا درد بھلائے شاہینہ کی گود میں بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ارسل؟ شاہینہ نے اس کے ذہن میں پکتے سوال کو مزید کریدا۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اچانک ہماری زندگیوں میں غم آ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سب ہمیشہ خوش کیوں نہیں رہتے؟ ارسل نے اپنی باہیں شاہینہ کے گلے میں ڈال کر بھول پن سے پوچھا۔ شاہینہ نے بے اختیار مسکرا اٹھی۔ وہ ارسل سے کسی ایسے ہی گہرے سوال کی توقع کر رہی تھی۔ لمحے بھر کا توقف ہوا، پھر اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی، میری معصوم سی جان، آپ نے کبھی سوچا کہ موسم بھی تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک سے نہیں رہتے؟ گرمی، مشکلوں، آزمائشوں کا موسم سمجھا جاتا ہے تو موسم سرما احساس کا، خزاں زوال کا احساس دلاتا ہے، تو بہار خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ یہ دنیا کے موسم ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگیوں پر بھی کچھ خاص موسم کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے خوشی، غم، آزمائشوں اور پھر انعام کا بھی موسم ہوتا ہے۔ یہ موسم ہماری زندگیوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن ضروری کیوں ہے یہ موسم مما جانی؟ ارسل ابھی تک موسموں کی ان تبدیلیوں کی وجوہات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیونکہ ہم نے دکھی ہونے کا ذائقہ چکھا ہوگا تو دوسروں کے دکھوں کا احساس کر سکیں گے۔ ہمارا مشکل وقت ہمیں سکھاتا ہے مدد کرنا، کیونکہ جب ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو دوسروں کی مدد ان کے ساتھ کے تمنائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اس وقت سے نکل جانے کے بعد ہم کسی اور کو مشکل میں گرفتار دیکھتے ہیں
तो उसकी मदद करने का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है। बेटा, दरअसल जिंदगी के ये मौसम दर हकीकत हमें जीने का हुनर सिखाते हैं। शाहीना ने अरसल के नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भरते हुए जिंदगी का कुलिया समझा डाला। समझ गया मम्मा जानी, मैं भी जीने का हुनर जल्द सीख जाऊंगा। वो माँ के गले से लगकर पुरजोश सा कहने लगा, मेरे बच्चे, जिंदगी जीने का करीना हर किसी को सिखा ही डालती है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी के मौसम बहुत हसीन हों। शाहीना ने अरसल के माथे पर ममता से लबरेज बोसा दिया। उनकी मुस्कुराती आंखें समंदर की उठती शोर मचाती लहरों पर जमी थी। यकायक लहरों का शोर शांत हो गया, खामोशी फैल गई और फिर चिड़ियों की चहचहाहट ने उसकी समातों में रस घोल दिया। उसने एक बार फिर धीरे से आंखें खोल डाली। कयामत खेज रात, इस्मत दरी, लर्जा खेज कत्ल, ये था वो सानिया, ये था वो खौफ, वो राज जो अरसल को अब तक अपने शिकंजे में जकड़े हुए है, जिसे बयान करने से अब भी उसके लब कांप उठते हैं। मारियाना का दिल दहल गया था। मुझे जानने की कोशिश करो मारियाना, खोजने की कोशिश ना करो। मुझे जान जाओगी तो खोज भी लोगी, मगर खोजने की कोशिश में कभी भी जान नहीं पाओगी। अरसल का चंद माह कबल का कहा गया जुमला आज अपने मफहूम उसके सामने अयां कर गया। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि तुम्हारी दोस्ती हर बदबख्ती को मुझसे, मेरी जिंदगी से दूर कर डालेगी? वो बहुत खौफनाक रात थी। उस रात की तारीकी, सन्नाटे और उसमें गूंजती मम्मा जाने की दिलदोज चीखें आज भी मुझे जगा डालती हैं। मारियाना, मैं इस होलनाक रात का चश्मदीद गवाह हूँ, मगर मैं उस रात की होलनाकी को फिर से याद करने या दोहराने की हिम्मत नहीं रखता। मारियाना को अरसल की मुख्तलिफ मौका पर कही गई बातें शिद्दत से याद आने लगी। ओह मेरे अल्लाह, कितना कुर्ब सहा है अरसल ने। उसने अपनी माँ को बेआबरू होता देखा, उनकी दिलदोज चीखें सुनी, उनका बेईमाना कत्ल अपनी आंखों से देखा। उफ, ये सब कितना अजियतनाक था। तब ही वो अपने वतन से दूर भागता है, लोगों से कुतराता है, एतबार नहीं कर पाता। उसकी शख्सियत उसके सानहे के जेरे असर जाकर इतनी मुख्तलिफ है। वो इतना बड़ा वाकया दिल में दबाए फिर रहा है और मैं उसे खोजने की नीयत से ना जाने कितनी बार तकलीफ पहुंचा चुकी हूँ। उसे मारियाना के लिए अरसल की जिंदगी का अया होता राज नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रहा था। वो यकटक सामने साकत पड़े अरसल के वजूद को देखने लगी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। अरसल, तुम सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरसल बेटा, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, इस हकीकत से सिर्फ मैं और तुम वाकिफ हैं और हम फिर भी जिंदा हैं। इंतहाई अजियतों को सहने के बाद हमने, बल्कि खास तौर पर तुमने सरवाइव किया है। तुम एक सर्वाइवर हो। तुम खतरनाक से खतरनाक हालात का भी मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो। बस तुम्हें अभी भी हिम्मत करना है। मैं नहीं जानता कि तुम किस सदमे का शिकार हो, हाँ, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुम इस जंग से एक बार फिर जीत जाओगे। मेरे बच्चे, फिरोज हसन की गुलोगेर आवाज़ पुरजोश हो उठी, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनकी कही गई बात अरसल बखूबी सुन रहा हो। मारियाना धड़कते दिल के साथ अपने कदम उस आवाज़ की समत बढ़ाने लगी। सुनहरी धूप से जगमगाता हुआ नीला आसमान उसके सर पर तना हुआ था। हर सू परिंदों की चहकार गूंज रही थी। उसकी समातों में फिरोज हसन की जोश से भरपूर आवाज टुकराई। कम ऑन माय बॉय, जोर से किक करो फुटबॉल को। फिरोज हसन की बात सुनकर उसने पूरी कुव्वत से फुटबॉल को किक किया था। फुटबॉल नरम घास से रगड़ खाती फिरोज हसन के पास जा पहुंची। कम ऑन बाबा जानी, फुटबॉल को जोर से किक करें, वो उन्हीं का अंदाज अपनाते हुए कह रहा था। फिरोज हसन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फुटबॉल को आहिस्तगी से उसकी जानिब उछाल दिया। अरसल ने पुरजोश से अंदाज में फुटबॉल को किक मारी। एन उसी पल शहीना नन्हे हमाद को गोद में उठाए घर के बागीचे में दाखिल हुई। फुटबॉल सीधी उनसे जा टकराई। ओ मम्मा जानी, वो घबरा कर बेसाख्ता शाहीना की जानिब भाग कर लिपट गया। सॉरी मम्मा जानी, गलती से लग गई आपको फुटबॉल। वो पशेमान सा माँ से माफी मांग रहा था। शाहीना ने मुस्कुराते हुए उसके अकब में खड़े फिरोज हसन को देखा। लेकिन अरसल, बाल तो आपके भाई हमाद को लगी है, मम्मा को नहीं। फिरोज हसन ने उसे नरमी से दोनों शानों से थामा और घुटनों के बल घास पर जा बैठे।
उनकी बात पर अरसल ने चौंक कर उनके चेहरे की जानिब देखा। नरम सी मुस्कान ने उनके चेहरे का अहाता कर रखा था। नहीं बाबा जानी, मम्मा ने हमाद को बचा लिया था, चोट उन्हें लगी है, मैंने देखा था, अरसल ने मासूमियत से कहा। तो फिरोज हसन और शाहीना हंस पड़े। भाई शाहीना, अरसल तो तुम्हारी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिरोज हसन कहे बगैर ना रह सके। ऐसा ही है मेरा बेटा, किसी की भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, ना ही तकलीफ दे सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों की तकलीफों का मुदावा करना सिखा दिया है अपने बेटे को। शाहीना ने नन्हे हमाद को गोद से उतारते हुए कहा और फिर अरसल का माथा चूम कर उसे गले से लगा लिया। हमाद घुटने के बल चलता हुआ फिरोज हसन के नजदीक आ गया। उन्होंने उसे प्यार से चमकारते हुए अपने गोद में उठा लिया। बाबा जानी, मम्मा ने मुझे बताया है कि जो दूसरों को तकलीफ देते हैं वो लोग बहुत कमजोर होते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, बहुत मजबूत हूँ, अरसल ने माँ से लाड करते हुए बड़े फखरिया अंदाज में बाप से कहा। अच्छा, तो फिर क्या आप जानते हैं कि मजबूत लोग कौन होते हैं? फिरोज हसन ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए दरियाफ्त किया। माँ की संगत का उस पर खूब असर हुआ था। वक्त से पहले ही उम्र से बड़ी बातें करने लगा था। जी जानता हूँ, मजबूत लोग वो होते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, अगर कोई रास्ता भूल जाए तो उसे रास्ता बताते हैं। अरसल मासूमिया से अपनी नन्ही नन्ही सी उंगलियों पर मजबूत लोगों की अलामात गिनवा रहा था। और मजबूत लोग वो भी होते हैं जो मुश्किलों से नहीं घबराते, हिम्मत नहीं हारते, चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह पर यकीन हमेशा सलामत रखते हैं। फिरोज हसन ने हमाद को प्यार से संभालते हुए अरसल की मालूमात में मजीद इजाफा किया। वो जब बात करने के लिए मुंह खोलते, हमाद उनके मुंह में अपनी उंगली डाल देता और फिर जोर से हंसता। उसकी मासूम सी शरारत पर शाहीना खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। अल्लाह पर यकीन कैसे रखते हैं बाबा? अरसल ने ताज्जुब से सवाल किया। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, मगर इसका जवाब आपकी मम्मा जानी देंगी। हमाद फिरोज हसन से खेलने की ख्वाहिश में उन्हें बिल्कुल भी बात नहीं करने दे रहा था, इसीलिए अरसल के सवाल का रुख उन्होंने शाहीना की तरफ मोड़ दिया। बात यह है बेटा कि अल्लाह हमारा बुरा कभी नहीं चाहता, वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है। हो सकता है उसका कोई फैसला हमें समझ ना आए या हमें इससे हस्बे तवक्का खुशी ना मिले, मगर अल्लाह वक्त के जरिए हमें बताता है कि उसका हर फैसला हमारे लिए कितना बेहतरीन था। अंधेरे में, बुरे हालात में भी अच्छी उम्मीद रखना, अल्लाह पर यकीन है। अरसल की सवालिया निगाहों को अपनी जानिब उठता देखकर शाहीना ने उसे प्यार से समझाया। और जो घबराता नहीं, ना उम्मीद नहीं होता, अल्लाह पर यकीन रखता है, वो ही होता है मजबूत इंसान। फिरोज हसन ने भी हमाद की तवज्जो हटाकर लुकमा दिया। बिल्कुल, और मजबूत इंसान ही दरअसल होता है सर्वाइवर। शाहीना ने मुस्कुराकर फिरोज हसन की बात की हमायत की। सर्वाइवर? अरसल फिर से मुतजब हुआ। हाँ, सर्वाइवर, बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करने की ताकत रखने वाला और हर मुश्किल को शिकस्त देने वाला इंसान दरअसल सर्वाइवर कहलाता है। शाहीना ने उसके बालों को नरमी से सहलाते हुए बताया। हाँ, मगर हालात से मुकाबला करना, मुश्किलों को शिकस्त देना, उन सब के लिए लड़ना पड़ता है। जंगजू यानी वॉरियर बनना पड़ता है, फिर जाकर इंसान सरवाइव कर सकता है। फिरोज हसन ने उसकी समझ में मजीद इजाफा करना चाहा। किसी से लड़ना पड़ता है बाबा? अरसल एक बार फिर उलझ पड़ा। सच के लिए झूठ से, हक के लिए बातिल से, अच्छाई के लिए बुराई से, इंसाफ के लिए ज्यादतियों से। किसी भी इंसान की जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर इस तरह की जंग लड़नी पड़ती है। शाहीना ने एक बार फिर उसकी उलझन सुलझा डाली। समझ गया मम्मा जानी, मैं बनूंगा वॉरियर और सर्वाइवर, बुरे हालात को हरा देने वाला, अरसल ने पुरजोश लहजे में कहा। तो फिरोज हसन और शाहीना हंस पड़े। उनकी हंसी हमाद की खिलखिला उठी। परिंदों की चहकार के संग फिजाओं में गूंजने लगी। उसने एक बार फिर आंखें मूंद ली। तुम वॉरियर हो अरसल, जंग करना, जंग जीतना जानते हो, तुम हिम्मत नहीं हार सकते, तुम दुनिया नहीं त्याग सकते। तुम्हें याद नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें हालात से मुकाबला करना सिखाया था, हिम्मत हारना नहीं। फिरोज हसन जज्बाती अंदाज में उसे वापस लौटने पर उकसा रहे थे। उनका लहजा रंधा हुआ था। उनकी बातें सुन कर मारियाना की आंखें भीगने लगी। वो धड़कते दिल से उनके सामने आन खड़ी हुई। उसे यूं सामने पाकर फिरोज हसन बुरी तरह चौंक उठे। मारियाना तुम? वो बेयकीनी की कैफियत में बोले। फिरोज अंकल, क्या हुआ था अरसल की माँ के साथ उस रात?
लर्जा खेज कत्ल, असमत दरी। मैंने आपको कहते सुना। क्या हुआ था उस रात अंकल? आपको मुझे बताना पड़ेगा। मारियाना शिद्दत से इसरार करती कहने लगी। मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा मारियाना। मैंने हमाद से कहा था कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, अरसल से। फिर तुम कैसे यहाँ मौजूद थी? वो नाराजगी से गोया हुए। मारियाना की वहाँ मौजूदगी उन्हें हैरान कर गई थी। मैंने हमाद से यहाँ रुकने की इजाज़त ली थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आप उससे अकेले में क्या बात करना चाहते हैं। अरसल कभी कभी मुझसे अपनी ज़िंदगी पर छाई बदबख्ती का जिक्र किया करता था। मैं ये जान चुकी थी कि कोई गैर मामूली बात है जो अरसल को हर वक्त परेशान रखती है। वही बात मैं आपसे जानना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। मगर इत्मीनान रखें, हमाद यहाँ नहीं है, उसे कुछ भी इल्म नहीं इस गुफ्तगू के हवाले से। वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए उन्हें अपनी मौजूदगी की वजाहत देने लगी। फिरोज हसन बेबसी की इंतहा पर पहुंचते हुए लब बिंचते हुए उसे देखते रहे। मैं अरसल को वापस हमारी दुनिया में लाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे तमाम हकाइक से आगाह करेंगे तो मेरे लिए अरसल को जगाना आसान हो जाएगा। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं अंकल? वो उन्हें अपना यकीन दिलाते हुए बेचारगी से बोली। तो फिरोज हसन को लबों पर फैली जामद खामोशी तोड़नी पड़ी। ऐसी बात नहीं है मारियाना कि मुझे तुम पर एतबार नहीं। तुम शायद अब तक बेखबर हो इस हकीकत से कि अरसल की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत ख़ास मुकाम हासिल है। मैं तुम्हें सच्चाई बताने से महज इसलिए हिचकिचा रहा हूँ कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें अरसल की ज़िंदगी पर छाई अजियतों से खौफ ना महसूस होने लगे, कहीं तुम इससे दूर ना हो जाओ। फिरोज हसन बेचारगी से अपने खदशात का इजहार कर रहे थे। नहीं, अब कुछ भी हो, कोई अजियत वाकिया ख्वा कितना ही बुरा हो, बदसूरत हो, मुझे अरसल से जुदा नहीं कर सकता, इससे बदगुमान नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता। मैं अरसल की ज़िंदगी के इन स्याह पहलुओं से भी आगाह होना चाहती हूँ जिन्हें कहने से दोहराने से वो खौफजदा रहता है। ये बहुत ज़रूरी है अंकल, क्योंकि मैं सारे हकाइक जानकर ही उसकी शख्सियत से खौफ का अंसर जुदा कर पाऊंगी। मारियाना पुरएतमाद लहजे में अपनी वफा का इकरार कर गई। फिरोज हसन उसके मोहब्बत के इस इकरार पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही हो जो अरसल की ज़िंदगी की जानिब वापस ला सकती हो। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, एतमाद है। वो अपने यकीन का इजहार करके लम्हा भर को रुके। मारियाना उनके यकीन पर मुस्कुराते हुए मुंतजिर निगाहों से उन्हें देख रही थी। फिरोज हसन एक गहरी सांस अपने अंदर उतारते हुए कहना शुरू हुए। मारियाना, बाज़ हादसात अचानक हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं, इस तरह कि उनकी कोई गुंजाइश किसी सूरत नहीं निकलती, मगर वो अकल को दंग करके रूनुमा हो ही जाते हैं और उनके भयानक असरात हमारी ज़िंदगी को उल्ट पुल्ट करके रख डालते हैं। वो शब भी ऐसे ही एक सानहे का पैगाम लेकर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, मगर हम सब अनजान थे, यकसर अनजान। मुझे उस शब इस्लामाबाद जाना था, सेमिनार अटेंड करने। हमाद काफ़ी दिनों से अपनी नानी के घर जाने की ज़िद कर रहा था, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने तय किया था कि जब तक मैं इस्लामाबाद में मुकीम हूँ तब तक हमाद अपनी नानी के घर क़याम करेगा। अलबत्ता अरसल अपनी माँ के बगैर एक पल भी कहीं गुजारने का आदी नहीं। दूसरा, उसका स्कूल भी खुला हुआ था। इस वजह से शाहीना और अरसल कराची में ही मुकीम रहे। शाहीना अरसल के हमरा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आई थी। अरसल बेहद उदास था। मैंने उसकी उदासी दूर करने के लिए उसे यानी बातों में उलझा दिया। मैंने उससे कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर के जिम्मेदार हो, अपना और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। वो बड़ी फर्मा बरदारी से मेरी हर बात पर सर तस्लीम खम करता रहा और फिर वो दोनों चले गए। जाते वक्त कह कर गया था, मैं आपको एक जिम्मेदार बेटा बनकर दिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें, मम्मा जानी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं और शाहीना उसकी बातों पर हंसते चले गए, मगर मारियाना कोई और भी था जो इस वक्त हंसा था। फिरोज हसन खोए खोए लहजे में कहते चले गए, कौन हंसा था? मारियाना ने बेइख्तियार पूछा। वक्त हम सब पर कह के लगातार हंस रहा था। शाहीना और अरसल गुल खान के हमरा वापस चले गए। गुल खान मेरा बहुत ही वफादार और काबिल एतमाद ड्राइवर था। जाते वक्त मैंने उसे शाहीना और अरसल की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। बहुत ही मजबूत और जीदार आदमी था। कह कर गया, साहिब अपनी जान से भरकर शाहीना बीबी और अरसल बेटे का ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहें। और इन सब के लिए बेफिक्री के दिलासे सुनकर
کر میں حماد کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی میرا استقبال قیامت خیز خبر نے کیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ میرے بیوی بچے ایک اندوہناک خوفناک حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ میں حماد کو اس کی نانی کے گھر چھوڑ کر حواس باختہ سا واپسی کی پہلی فلائٹ سے کراچی روانہ ہوا۔ واپس لوٹا تو سب برباد ہو چکا تھا۔ میرا گلستان اجڑ چکا تھا۔ میری شاہینہ کا مردہ جسم ہاسپٹل کے مردہ خانے میں میرا منتظر تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی تھی کہ میری شاہینہ کے جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ قتل سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ گل خان شدید زخمی تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ زندگی کی آخری سانسیں لینے سے قبل اس نے بڑی مشکل سے مجھ سے کہا، صاحب جی، ارسل بابا ٹھیک نہیں ہیں، مجھے بتاؤ خان، کیا ہوا تھا؟ کون تھا وہ جس نے میری ہنستی بستی دنیا کو اجاڑ ڈالا؟ میں اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ میں خان کا دم نکلتا دیکھ رہا تھا۔ شیطان تھا وہ، شیطان۔ صاحب جی، ارسل بابا کا خیال رکھنا۔ خان نے دم توڑ دیا۔ ماریانہ میرے لیے دردناک سوالات چھوڑ کر، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا جس نے میری بیوی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا تھا۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی ماریانہ، پھر نہ جانے کون بدبخت تھا وہ جس نے میرے گھر کا شیرازہ بکھیر دیا۔ فیروز حسن رندے ہوئے لہجے میں ماضی میں بیتی ہوئی اس اندوہناک رات کو یاد کر رہے تھے۔ ارسل کا کیا ہوا؟ وہ کہاں تھا؟ ماریانہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ محفوظ تھا، مگر اس کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی۔ اس نے ماں کی بے حرمتی دیکھی تھی۔ شاہینہ کو میں نے پھولوں کی طرح رکھا تھا، کبھی اس پر آنچ نہ آنے دی، مگر ارسل نے اسے زخموں سے چور دیکھا تھا، ایک درندے کو اس کا خون پیتے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک رہ بھی کیسے سکتا تھا؟ 8 سال کا بچہ اتنا ظلم برداشت نہ کر سکا جس طرح آج وہ شدید شوق کا شکار ہو کر ٹراما میں جا چکا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی وہ اسی طرح کے ٹراما کا شکار ہوا تھا۔ میرے لیے زندگی اس وقت ایک کڑی آزمائش بن چکی تھی۔ ارسل کو بہت مشکل سے میں واپس زندگی کی جانب لے کر آیا تھا، مگر ماریانہ، تمہیں بھی اب بتانا ہوگا کہ ارسل کو اس حال تک پہنچانے میں کون سے عوامل شامل تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ وہ صدمہ کیا ہے، اب یہ تم مجھے بتاؤ گی۔ فیروز حسن ارسل کے راز سے پردہ اٹھا کر اسے الجھن میں مبتلا کر گئے تھے۔ ماریانہ لب بھینچے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔